A hearty welcome to all my brilliant minds. This is Hershey, your science buddy. Today we are doing the last chapter of your course book, which is wastewater story. Right? So, the topics that we are covering today: water, our lifeline, what is wastewater, what is sewage, wastewater treatment plant, and we call it WWTP, better housekeeping practices, alternative arrangements for sewage disposal, treatment of polluted water, be an active citizen, sanitation and diseases because of the wastewater, and sanitation at public places. So these topic we are covering in this chapter. So under warm up exercise, complete the following mind map. One has been done for you. So different uses of water. So we all know water is our lifeline. We are not able to survive without water, right? So like one use of water which is given here, drinking. Other can be bathing, washing, cleaning, washing utensils, washing clothes, right? And watering the plants. What else? We use it for cooking, right? So these type of uses you can write down here. So children, the topic is water are lifelines. So clean pure water is the basic need of human beings. साफ सुथरा पानी सबकी जरूरत है, right? So water is considered pure and clean if it has the following properties. क्या है, किस पानी को हम क्लीन एंड प्योर वाटर समझते हैं? सबसे पहले इट शुड बी कलरलेस, राइट? कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट कलर अगर है पानी में, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, इट शुड नॉट कंटेन एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कुछ इम्प्योरिटीज जो कि मिक्स अगर है तो वो प्योर वाटर नहीं है, राइट? एनी हार्मफुल जर्म्स पानी में अगर हैं, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब अगर पानी के अंदर कुछ सॉल्ट्स डिजॉल्व है, राइट? एनी हार्मफुल सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, साइनाइड्स, यूरिया एटसेट्रा. सो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, अगर सॉल्ट को हम कंसीडर करते हैं इम्प्योरिटी. हमने जब चैप्टर किया था केमिस्ट्री का एसिड सॉल्ट एंड बेसिस का, तो हमने क्या किया था कि इम्प्योरिटी जो पानी में होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट? तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट्स मिक्स्ड है या एसिड्स मिक्स है, तो ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. दीज आर हार्मफुल फॉर अस. तो क्या होता चाहिए, पानी कौन सा प्योर माना जाता है? प्योर माना जाता है जो पानी ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई सॉल्ट या कोई एसिड या किसी तरीके की इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व ना हो, और कोई स्मेल ना हो उस पानी में, और जर्म्स ना हो, और कोई और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी ना हो. और सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट, साइनाइड, यूरिया, जैसे क्या होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, यूरिया अपने फार्म्स पर डालते हैं जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो वो पानी के साथ यूरिया क्या होता है, ड्रेन होता 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 क्या होता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है. या फिर अगर सॉइल में वो एब्जॉर्ब होता है तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है? तो ये सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं, ये पानी क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है. The General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as an international decade for the action of water for life. Decade होता है 10 years. तो 2005 से 2015 तक किसने, जर्नल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज यूएन, यूएन ने जर्नल असेंबली ने 2005 से 15 को क्या डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ. इसमें क्या किया था उन्होंने, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल एफर्ट्स वर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल who do not have access to safe drinking water to half. तो इस पीरियड में क्या था, इस डिकेड में 2005 से 2015 में उन्होंने किस पर काम किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ग्लोबली उन्होंने ये कोशिश की थी कि लोगों को साफ पानी मिल सके. सो उन लोगों का नंबर 50% कम करना था जिनको गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, इम्प्योर वाटर मिलता है, राइट? सो ये उसका लोगो था, वाटर फॉर लाइफ,
ये लोगो था। यूजेस ऑफ क्लीन वाटर, क्या क्या यूज होते हैं ड्रिंकिंग के लिए, अगर हम इम्प्योर वाटर पीते हैं तो हम वैसे ही बीमार हो जाते हैं। फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर द कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बेदिंग, तो ये सब यूजेस हैं किसके, प्योर वाटर के और क्लीन वाटर के। नाउ अब हमने पढ़ लिया कि क्लीन वाटर क्या होता है। अब वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर क्लीन वाटर का ऑपोजिट हुआ। कलरलेस होता है प्योर वाटर, ये इसका कलर गंदा होता है, ब्लैक कलर होता है, ग्रेइश, नॉट ग्रेइश मतलब अलग सा कलर होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके अंदर स्मेल होती है। प्योर वाटर में क्या होता है, स्मेल नहीं होनी चाहिए, राइट। और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्सड होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिक्सड होते हैं, तो ये होता है हमारा वेस्ट वाटर। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यूरिंग इट्स यूज इन ऑल डोमेस्टिक, industrial and agriculture activities. Water gets contaminated with many harmful substances and germs in it. So factories में काम होता है, factories में क्या होता है, वो contaminated water क्या होता है, बहुत सारे germs, बहुत सारे chemicals mixed होते हैं, और वो क्या करता है, वो पानी बाकी चीज़ों को भी pollute करता है, ठीक है। और डोमेस्टिक यानी घरों में हम जो यूज़ करते हैं पानी हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, हम नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, अपना क्लीनिंग करते हैं घर में, तो बहुत सारी चीज़ों में तो पानी क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, कंटैमिनेट हो जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सेम जो मैंने अभी बताया था कि फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स होते रहते हैं और क्या करते हैं, इसको कंटामिनेट करते हैं। सो वाटर गेट्स कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी with many harmful substances and germs etc. So the presence of harmful substances and germs in the water is referred to as water pollution. वाटर पॉल्यूशन का मतलब जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हार्मफुल है, यानी कि वो अगर मिक्सड है किसमें, पानी में, तो मीन्स वाटर पोल्यूटेड है। सो अ सब्सटेंस दैट लीड टू पोल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट। जो भी केमिकल्स या जो भी इम्प्योरिटीज पानी के अंदर मिक्सड हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। In the context of water pollution, examples of pollutant includes sewage, garbage, animal dung, pesticides, toxic chemicals. ये सब कुछ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। द ब्लैक ब्राउन, और जो ये पानी जो गंदा होता है वो कैसा होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का, और प्योर वाटर का कलर ट्रांसपेरेंट होता है। एंड लेदरी वाटर, लेदरी मीन्स झाग आती है पानी के ऊपर, दिल्ली में आपने देखा होगा यमुना में कितना हाल है, तो पानी कैसा है, लेदरी है, उसके ऊपर झाग रहती है पानी में, और ब्लैक ब्राउन से कलर का पानी होता है। दैट फ्लोज डाउन ड्रेन्स फ्रॉम वॉश बेसिन्स, हमारे घर में वॉश बेसिन्स होते हैं यानी जहाँ पर यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, हैंड वॉशर्स करते हैं, तो क्या होता है वहाँ का पानी, उसके अंदर सोप मिक्सड होता है और बाकी सारी चीज़ें मिक्सड होती है। शावर जब हम नहाते हैं तो सोप, शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं वो भी उस पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। टॉयलेट्स में जो पानी यूज़ होता है, एंड लॉन्ड्रीज, कपड़े जब धोते हैं, एंड वॉशिंग मशीन इज रेफर्स टू एज वेस्ट वाटर। तो ये सब क्या है, जिसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, तो वो पानी को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे, राइट। द वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बेदिंग एटसेट्रा, बट शुड नॉट बी वेस्टेड। इट कैन बी क्लीन एंड मेड यूजेबल। इस पानी को हम ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद इस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वेस्ट वाटर बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन अ पॉन्ड, river or lake, this is called cleaning of water or purification of water or treatment of water, right। कुछ भी बोल सकते हो आप, पानी को क्लीन करना, पानी को फिल्टर करना, पानी को ट्रीट करना। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वेस्ट वाटर, दिस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज समझ में आ गया, सीवेज क्या हुआ, डोमेस्टिक वेस्ट जितना वो इसमें मिक्स हो गया, जो हमने सोप, शैम्पूज और यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए जो हमने यूज़ किए थे, जिनसे हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोए तो सर्फ, साबुन,
नहाए तो शैम्पू, क्लीनिंग, घर में जो क्लीनिंग होती है, मोपिंग करते हैं, सो वो भी पानी जो गंदा हो जाता है वो भी ड्रेन्स में आता है। ये सब प्लस इंडस्ट्रीज का वेस्ट, जो गंदगी इसमें मिली होती है, केमिकल्स मिले होते हैं, वो वेस्ट, तो ये सब क्या होता है, ये सब पॉल्यूटेंट्स होते हैं और इसको बोलते हैं सीवेज। किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी जो पानी को बिल्कुल गंदा कर देती है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, लेदर फॉर्म हो जाता है, बहुत स्मेल आने लगती है, तो ये पानी क्या होता है, सीवेज होता है। सो सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट. सीवेज कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रन डाउन रेन वाटर एंड मेनी डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, राइट. सो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज, इनको हम पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स बोलते हैं. वन इज द सेम थिंग. यहाँ पर भी हमने किया था पॉल्यूटेंट, यानी जितनी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, और या फिर हम उनको कंटामिनेंट्स भी बोल सकते हैं. द इम्प्योरिटीज और पॉल्यूटेंट्स, हम इसको ग्रुप किया है. पहला हमने किया है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है लाइक ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आता है. इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन से होते हैं, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स ऑफ मेटल्स, ठीक है. बैक्टीरिया कॉजिंग द टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब बैक्टीरिया भी पानी में आ जाते हैं. और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक डिसेंट्रीज होती हैं. जो पानी जब गंदा होता है तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पानी को और ज़्यादा गंदा कर देते हैं. सो द स्मॉल पाइप्स विच कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द मेन होल आर कॉल्ड सीवर्स. तो क्या होता है, सीवर्स होते हैं. सिटीज़ में क्या होता है, जो पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो पाइप्स के थ्रू मेन होल तक पहुंचता है और फिर मेन होल से ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है. तो वो जो पाइप्स होते हैं जिनसे वेस्ट वाटर आता है मेन होल तक, उन पाइप्स को सीवर्स बोला जाता है, राइट. द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ स्मॉल and big pipes which carry waste water or sewage from the point of production to the point of disposal, this is called sewage, right. So sewerage क्या होता है, पहले तो पाइप्स हुए जो आपके घरों से पानी मेन होल तक ला रहे हैं, उनको सीवर्स बोलते हैं. जो गंदा पानी होता है वो सीवेज होता है, और जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है उसको सीवरेज कहते हैं, राइट. सीवर, सीवेज और सीवरेज. The main holes are provided by every 50 meter to 60 meter in the sewage at the junction of two or more sewers and at a point where this is change in direction. तो इनका साइज बढ़ जाता है, इन पाइप्स का साइज बढ़ जाता है जब डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, यानी कोई टर्न आ रहा होता है, और या फिर कहीं बहुत सारे सीवर्स आकर मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर मेन होल का साइज जो हो जाता है 50 to 60 मीटर्स हो जाता है. किसका, सीवरेज का, यानी पाइप्स बड़े हो जाते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, अब इसको कैसे ट्रीट किया जाता है. टू नो हाउ द सीवेज इज ट्रीटेड एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसमें क्या करना है, टू डेमोन्स्ट्रेट क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट वाटर. हम एक छोटी सी एक्टिविटी अपने घर पर भी कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक फनल चाहिए, एक बीकर चाहिए, उसके अंदर हमें फिल्टर पेपर लगाना होता है, और सैंड, ग्रेवल, फनल सैंड, इसमें मिट्टी, पत्थर, पेबल्स और भी इम्प्योरिटीज हम इसमें मिक्स कर सकते हैं और पानी को गंदा कर सकते हैं. एंड देन हम उसको क्लीन करने का प्रोसेस देखेंगे. सो टेक अ लार्ज ग्लास जार एंड फिल इट टू द 3/4 विद टैप वाटर. Add a few grass pieces, kitchen utensils, washing, a little kitchen waste, a pinch of detergent powder and 2-3 drops of ब्लू ink. ये सब डाल के हमने क्या करा, पानी को कंटामिनेट कर लिया. तो ये सारे कंटामिनेंट्स हैं. सो कैप द जार, शेक इट वेल एंड प्लेस इट इन द सन फॉर 2 to 3 days. पानी बिल्कुल सड़ जाएगा, उसको 2-3 दिन क्या करा, जार में बंद करके धूप में रख दिया. अब क्या होगा, धूप में रखने से जर्म्स भी बन जाएंगे, क्योंकि वार्मथ मिलेगी उनको, जर्म्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और पानी में स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर 2-3 days शेक द कंटेंट ऑफ द जार एंड ट्रांसफर अबाउट 5 ml ऑफ द मिक्सचर टू द टेस्ट ट्यूब. लेबल इट एज अ सैंपल 1. अब उसमें से थोड़ा सा पानी, हम गंदा पानी निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, उसके ऊपर एक लेबलिंग कर देंगे उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, सैंपल 1, राइट. नोट डाउन द कलर एंड स्मेल ऑफ दिस sample.
अब उसके बाद क्या करना है, बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द जार विद द हेल्प ऑफ एन एरिएटर फॉर अबाउट 24 आवर्स। अब क्या करना है आपने, इस पानी में क्या करना है आपको, 24 घंटे के लिए एरिएटर यानी इसको हवा इसको लगने दो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर अबाउट 5 ml ऑफ मिक्सचर टू द टेस्ट ट्यूब, लेबल दिस सैंपल 2। अब उसके बाद नोट डाउन द कलर एंड ऑर्डर ऑफ दिस सैंपल। After that, set up a filtration unit with a glass funnel on the funnel stand and a beaker below it। ये स्टैंड है, इसके ऊपर हमने एक फनल लगाया, फनल की हमने फिल्टर पेपर लगाया और उसके नीचे एक बीकर रख दिया। उसके बाद फिक्स अ फिल्टर पेपर कोन इन द फनल, ऐसे फिल्टर पेपर का एक कोन बना के फनल में प्लेस कर देंगे। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड मीडियम ग्रेवल्स इन द फिल्टर पेपर कोन। थोड़े से हमने क्या करने हैं, लेयर बनानी है, सैंड की बनानी है, उसके ऊपर थोड़े से ग्रेवल्स डाल देंगे, थोड़े से मोटे, और उसके ऊपर फिर थोड़े पतले ग्रेवल्स डाल देंगे। सो पोर द मिक्सचर इन द जार ओवर द ग्रेवल इन द फनल, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द बीकर। अब आपने वो पानी जो है उसमें फनल में डाला और वो धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे आएगा। सो राइट, इफ द फिल्ट्रेट इज नॉट क्लियर, रिपीट फिल्ट्रेशन अंटिल अ क्लियर फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड, राइट। सो अब आपको लगा कि ये पानी साफ नहीं है, आपने दोबारा से इसी पानी को फिर से फनल में डाल दिया, वो फिर से नीचे आएगा। तो जब तक आपको क्लीन पानी नहीं मिलता है तब तक आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ट्रांसफर अबाउट 5 ml ऑफ फिल्ट्रेट टू द टेस्ट ट्यूब, लेबल इट एज अ सैंपल 3। अब सैंपल 3 हमारे पास क्लीन वाटर है। ट्रांसफर अबाउट 5 ml ऑफ फिल्टर सैंपल टू द अनदर टेस्ट ट्यूब, add a small piece of chlorine tablet, shake it well to dissolve the tablet, label it test tube sample 4। अब सैंपल 4 में क्या करना है, वो जो आपका क्लीन वाटर था उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर अब आपने उसके अंदर क्लोरीन की टेबलेट डाल देनी है, उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, उसके ऊपर लगा दो आप सैंपल 4। नोट डाउन द कलर, ट्रांसपेरेंसी एंड स्मेल। तो आपको सारे सैंपल्स का कलर, स्मेल और ट्रांसपेरेंसी लिखनी है। सो सबसे पहले ये आपका फाइनल जो है वो निकल कर आएगा। तो पहले रॉ सैंपल बिफोर ट्रीटमेंट तो कैसा था, वो ग्रेइश कलर का था और ऑलमोस्ट ओपेक था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, ट्रांसपेरेंट नहीं था और स्मेल भी गंदी आ रही थी। फिर एरिएशन के बाद ग्रेइश कलर का हो गया, थोड़ा ये भी ओपेक था, अनप्लेजेंट स्मेल थी। फिर फिल्ट्रेशन के बाद थोड़ा सा कलरलेस हुआ और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट और स्मेल भी ख़त्म हुई। और फिर फाइनल जब हमने क्लोरिनेशन किया तो क्लोरिनेशन के बाद बिल्कुल कलरलेस हो गया। क्लोरीन मिक्स करने से सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। सो बाद में जो पानी आया उसमें कोई स्मेल नहीं थी और थोड़ी सी जो स्मेल थी वो भी किसकी थी, क्लोरीन की स्मेल थी। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको WWTP भी बोलते हैं। So in a city level, the treatment of wastewater is done on a large scale. The entire setup for the purification of water, this is called wastewater treatment plant or sewage treatment plant, ठीक है। So cities में ये ज़्यादातर plants लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इनको इंस्टॉल करने में, तो जगह भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और कॉस्ट पे इन्वॉल्व होती है, इसलिए हर गांव में लगाना तो पॉसिबल नहीं है, बट सिटीज़ में ये लगाए जाते हैं। सो स्टेप 1 क्या करना पड़ता है, द वेस्ट वाटर सीवेज इज पास थ्रू द बार स्क्रीन्स। हेयर लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज रैग्स, कैंस, बॉटल्स, बैग्स, नैपकिन्स, स्टिक्स, जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इन बार स्क्रीन्स की हेल्प से रुक जाती है, फिल्टर हो जाती है। तो ये पहला वाला पिक्चर है, ये बार स्क्रीन का है, तो इसमें ऐसे ऐसे बार्स लगाए जाते हैं। सो बार स्क्रीन से ये पानी को फ्लो कराया जाता है। फ्लो कराने के बाद क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती है, राइट। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है द वाटर। स्टेप 1 इज सेंट टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। Here sand, grit and pebbles settle down and water is sent to the sedimentation tank, right? अब ये है grit and sand removal tank। इसमें क्या होता है, पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाता है, so that जितने भी sand है, grit है,
वो सब सेटल डाउन हो जाए, वो सेटल डाउन हो जाएगी। ऊपर से पानी को फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, थर्ड स्टेप विच इज सेडिमेंटेशन टैंक, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द वाटर फ्रॉम स्टेप 2 इज अलाउड टू सेटल डाउन इन लार्ज सर्कुलर टैंक, solids such as feces settle down at its bottom and are removed with the scraper, so this is called sludge। तो इसमें जो सॉलिड निकलता है यानी जो फीसेस होती हैं, जो वेस्ट होता है, उसको अलग कर लिया जाता है, उसको स्लज बोलते हैं। लाइटर्स ऑयली सॉइल्स आर रिमूव्ड विद द स्कीमर, सो जो पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर अगर होती है तो उसको स्कीमर की हेल्प से रिमूव कर लिया जाता है, और जो नीचे फीसेस और बाकी सॉलिड्स जो होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है और पानी को फिर आगे ट्रीट करने के लिए, अब इस पानी को हम क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले बार स्क्रीन से आया, बार स्क्रीन से जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग हो गई। उसके बाद ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में आया, जहाँ पर वाटर का फ्लो स्लो डाउन कर दिया गया सो दैट इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाए। सैंड, ग्रेट, पेबल्स ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर पानी को आगे कहाँ भेजा गया, सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा गया। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, फीसेस एंड ऑल वो सब सेटल डाउन हो जाता है। नीचे अगर ऑयल और बाकी कोई ग्रीस इन सब चीज़ों की लेयर होती है वो पानी के ऊपर हो जाती है, उसको स्कीमर की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। पानी बचा और नीचे से फीसेस है उसको भी स्क्रैपर से रिमूव कर लिया जाता है और इस सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं क्या, इस सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं हम स्लज, राइट। अब क्या होता है, द स्लज इज डीकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, हमने पढ़ा था एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक होता है एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए, एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। सो एनारोबिक बैक्टीरिया उस स्लज में क्या किया जाता है, डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया उस स्लज को डीकम्पोज कर देते हैं, राइट। सो द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इस स्लज से क्या बना, इस स्लज से बायोगैस बनाई गई और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब जो क्लैरिफाइड वाटर था, जो पानी बचा जिसको हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं, उसके लिए क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, क्लैरिफाइड वाटर इज एरिएटेड टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराया जा रहा था स्लज में ताकि डीकॉम्पोजिशन हो और क्या बनेगा, बायोगैस बनेगी, राइट। और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को सरवाइव करने दिया जाता है, यानी कि एयर पास कराई जाती है। एरोबिक बैक्टीरिया डीकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल कंटामिनेंट सच एज ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एटसेट्रा इन फ्यू आवर्स। अब जो पानी बचा था उसमें और भी कुछ गंदगी हो सकती है, तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को डेवलप कराया जाता है। The suspended microbes settle down the bottom of the tank as activated sludge. Dried sludge is used as manure. अब क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे उसको अलग कर लिया जाएगा, उसको सुखा लिया जाएगा, उससे मेन्योर बनाया जाता है। स्टेप 5 क्या होगा, finally the upper layer of clean water is then either discharged into the water bodies such as sea, rivers or into the ground or disinfected with the chlorine or ozone and released into the distribution system। और इस पानी को फिर या तो क्लोरीन और ओजोन की हेल्प से जर्म्स को किल करके दोबारा से यूज करा जाता है और या फिर इसको अंडरग्राउंड और रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम वाटर को ट्रीट करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स में। सो बी एन एक्टिव सिटीजन। फ्रीक्वेंटली वी एनकाउंटर ब्लॉक्ड ओपन ड्रेन्स एंड फाउल स्मेलिंग वेस्ट वाटर ओवरफ्लोइंग ऑन द रोड। रोड्स पर देखते हैं तो बहुत सारी जगह मेन होल्स खुले होते हैं, जो ड्रेन्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, राइट। पानी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा होता है। सो एडिशनली हीप्स ऑफ गार्बेज आर विजिबल ऑन द रोड साइड। सो कूड़े के पहाड़ लगे होते हैं, राइट, साइड्स में। सो प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द फ्लाइज एंड मस्किटोज। तो क्या होता है यहाँ पर, मच्छर, मक्खी ये सब
पैदा होते रहते हैं. Such unhygienic and unsanitary condition pose a risk of diseases in the area. और इसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में diseases फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. It is crucial to be attentive to these environmental conditions as responsible citizen along with the residents of the area. It is advisable to approach the municipality or the Gram Panchayat to advocate for the मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन इन द विसिनिटी. तो इसमें हमें कहाँ अप्रोच करना चाहिए अगर इस तरीके की सिचुएशन हमें दिख रही है, मेन होल्स ओपन है, कोई मेन होल में गिर भी सकता है, कोई एनिमल भी गिर सकता है, कोई ह्यूमन भी गिर सकता है, और इसके अलावा स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आती है, और क्या होती है, ड्रेन्स जो हैं वो ओवरफ्लो होती है, जिसकी वजह से ये सब कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. मॉस्किटोज, मक्खियाँ, ये सब चीज़ें बहुत ग्रो करती है. तो हमें कहाँ अप्रोच करना चाहिए, अगर सिटी में है तो म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनसे कोऑर्डिनेट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहिए. अदरवाइज अगर विलेज है तो ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं. राइट. सो ओपन ड्रेन्स ऑफ ओवरफ्लोइंग सीवेज एंड डिस्पोजल ऑफ waste water into the river prepare the breeding ground for many disease causing organisms. ठीक है. सो बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए ताकि गंदगी कम फैले. वी शुड बिलीव इन द प्रोवर्ब चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर हमें चैरिटी करनी है तो ये कहाँ से, सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है. सो इफ योर होम एंड सराउंडिंग्स आर क्लीन द कॉलोनी वुड बी clean. So when all colonies are clean, so your city would be clean. Therefore, we should make a start from home, from our own home. हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए. जैसे सबसे पहले for used oil और घी, कभी कभी हमारे पास घी होता है या ऑयली चीज़ें होती हैं जो यूज्ड होती है, बट हमें लगता है कि अभी हमारे लिए वेस्ट है, अब हम इसको और यूज़ नहीं करना चाहते हैं. सो डू नॉट थ्रो और वॉश डाउन दीज कुकिंग ऑयल्स, घी एट्सेट्रा इन द ड्रेन्स. ऑयल घी विद अ सिल्ट फॉर्म और थिकर लेयर इनसाइड द सीवर एंड ब्लॉक्स द पाइप. तो ड्रेन्स में क्या होता है कि सीवर्स में क्या होता है, एक थिक लेयर बनती जाती है, नीचे नीचे लेयर बनती जाती है. क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऑयल और ये सब जो हम वेस्ट होता है हम क्या करते हैं, अपने ड्रेन्स में डाल देते हैं, बिन्स में, इसमें डाल देते हैं, क्या कहते हैं, अपने बेसिन्स में डाल देते हैं. तो क्या होता है, वो सब ड्रेन्स में आ जाता है या सीवर्स में आ जाता है. तो क्या होता है, वहाँ पर एक लेयर बनने लगती है और वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है. ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, पानी रुक जाता है और ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं. अवॉइड डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड ऑयल और घी इन ओपन ड्रेन्स. ऑयल एंड घी कैन क्लॉग द पोर्स इन द सॉइल एज वेल. और अगर हम ऐसे ही डाल देंगे मिट्टी पर और इधर उधर डाल देते हैं तो क्या होता है, सॉइल में जो पोर्स होते हैं जिसमें से एयर फ्लो करता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है, तो वो भी क्लॉग हो जाते हैं. सो डिमिनिशिंग द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड रिड्यूसिंग द सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड. सो पानी, ग्राउंड लेवल वाटर कब राइज होता है, जब पानी सीप करेगा. तो अगर वो पोर्स ही बंद हो जाएंगे तो पानी तो सीप कर ही नहीं पाएगा नीचे. तो ऑयल और ये सब हमें जो ग्रीसी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐसे ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए. सो यूज्ड ऑयल और घी कैन बी रिस्पॉन्सिबली मैनेजिंग बाय द सोकिंग इन अ वेस्ट कॉटन क्लॉथ बिफोर डिस्पोजल. तो अगर है तो हमें कैसे डिस्पोज करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, जो वेस्ट कपड़ा है उसको मतलब ऑयल जो है उसमें, उस कपड़े को उस ऑयल में सोक कर देंगे. राइट. एंड this method helps in containing the oil or ghee as a solid waste, prompting more environmentally friendly waste management practice. तो अब वो फिर कपड़ा आप थ्रो कर सकते हो कॉटन का, तो वो क्या करता है, उतना ज़्यादा ना तो वो लेयर बनाएगा ड्रेन्स में और ना ही वो सॉइल को, सॉइल के पोर्स को ब्लॉक करेगा. नेक्स्ट है केमिकल्स. अवॉइड डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल्स सच एज पेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, insecticides, motor oil and medicines into the drain or sinks. All chemicals are toxic or poisonous to microbes and they can result in death of these microorganisms. In this process, the beneficial microbes that play a role in purifying water may also be killed. तो क्या होता है, ये जो chemicals हैं ये toxic होते हैं,
तो टॉक्सिक चीज़ें मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं ना, पानी में बहा देते हैं, बिन अपने वॉश बेसिस में डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, ऑयल्स, पेंट्स। तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो डीकॉम्पोजिशन करते हैं, उन बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। For solid waste, do not throw used tea leaves and solid leftover food etc. into the sink. Do not dispose of sanitary towels, used cotton etc. through the toilet flush. Such solid waste chokes the drains or sewer pipes and do not allow the free flow of air. Right? अब क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर हम डालते हैं नालियों में या फिर बिन्स में, तो क्या होता है, ये सब हमारी जो ड्रेन्स है उनको चोक कर देता है, क्योंकि ये डीकम्पोज होते ही नहीं है। स्पेशली पॉलिथीन्स और प्लास्टिक मटेरियल्स ये डीकम्पोज नहीं होंगे और क्या होंगे, हमारी ड्रेन्स चोक हो जाएगी। दिस स्लोज डाउन द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ऑल सॉलिड मस्ट बी कलेक्टेड इन डस्टबिन एंड डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द डंप। राइट, सो प्रॉपर इनको बिन्स में डालना चाहिए ताकि आगे फिर ये डिस्पोजल हो सके इनका। Next is sanitation and diseases. Sanitation is very important for community health. Sanitation involves mainly the disposal of solid and liquid waste. Most diseases are caused by pollutants and disease causing microorganisms in water. So सबसे पहले क्या है कि water gets polluted due to the mixing with, पानी किस किस वजह से pollute होता है वो हमने किया था, डिस्कस किया था, बट एक बार और, जैसे लाइक डोमेस्टिक सीवेज की वजह से पानी गंदा होता है, एक्सक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स की वजह से भी पानी गंदा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इन सब वजह से क्या होता है, वाटर कंटामिनेट होता है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री प्रैक्टिसेस ओपन defecation in areas like dry river beds, fields and near railway tracks. So लोग क्या करते हैं, फ्रेश होने के लिए कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं ड्राई रिवर बेड्स पर, फील्ड्स में, रेलवे ट्रैक्स पर. सो बोथ एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा पोज हेल्दी हैजर्ड्स लीडिंग टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन. तो क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. ड्यूरिंग रेनफॉल सच वेस्ट इज कैरिड इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स कंटैमिनेटिंग द वाटर. तो पानी क्या होता है, कंटैमिनेट हो जाता है. When this contaminated water seeps into the ground, it comprises the quality of groundwater as well, right? So जब ये गंदा पानी सॉइल में सीप होगा, उसमें सॉइल में जब सीप होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी कंटैमिनेट हो जाएगा. So groundwater is extensively used through various sources such as wells, tube wells, springs and hand pumps. Consequently, contaminated groundwater becomes a potential cause of waterborne diseases, right? तो इनसे पानी से जो बीमारियां होती हैं जिनको waterborne diseases कहते हैं, तो जब हम गंदा पानी पिएंगे तो ये बीमारियां होंगी हमें. Typical example of waterborne diseases include typhoid, jaundice, cholera, diarrhea, dysentery, amoeboisis, hepatitis and पोलियो. सो ये सब वाटर बॉर्न डिजीजेस के नाम है. ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल क्या करते हैं और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है. इन बिग सिटीज द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कैरिड थ्रू सीवेज पाइपलाइंस टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. Laying sewage system is a high cost affair. A good number of smaller towns and most of the rural areas do not have सीवेज सिस्टम, बिकॉज सीवेज सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो छोटे छोटे विलेजेस में ये सब इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता है. तो वहाँ पर क्या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं. सो टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड. जैसे कि सेप्टिक टैंक्स इंस्टॉल करते हैं, केमिकल टॉयलेट्स बनते हैं एंड कॉम्पोजिटिंग पिट्स बनाई जाती है. सो सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं, दीज आर सूटेबल वेयर देयर इज नो सीवेज सिस्टम. सीवेज सिस्टम जहाँ नहीं है वहाँ पर
सेप्टिक टैंक बना दिए जाते हैं और फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। सेप्टिक टैंक्स नीड क्लीनिंग एवरी 4 to 6 months। क्या होता है, बड़े बड़े सेप्टिक टैंक्स बना दिए जाते हैं छोटी जगह पर जहाँ पर सीवेज सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है, ताकि घरों का वेस्ट जो है वो जो सीवेज है वो उस सेप्टिक टैंक में चला जाए। Next is toilet based on the use of human waste for producing biogas are being encouraged. The excreta from the toilet is sent to the biogas plant through pipes, covered drains. Biogas so produces used as a fuel. These toilets do not need scavenging, right? तो अब ये जो टॉयलेट्स होते हैं, इन टॉयलेट्स में जो एक्सक्रीटा कलेक्ट होता है, वेस्ट कलेक्ट होता है, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बायोगैस प्लांट्स में भेज दिया जाता है और उनसे बायोगैस बनाई जाती है जो कि एज अ फ्यूल यूज की जाती है। डिजीजेस कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट्स एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड waterborne diseases. So feces and other hazardous waste should be disposed of at a place far away from the source of water or agriculture field. तो ये जो सारा गंदगी है कहाँ, दूर कहीं कलेक्ट होनी चाहिए। डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड से दूर होने चाहिए और शहर से बाहर होने चाहिए। अ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स बाय अर्थवॉर्म, दिस इज कॉल्ड वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। सो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर जो एक्सक्रीटा होता है वो वर्म्स की हेल्प से क्या होता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। सो दीज आर नोन एज वर्मी कंपोजिंग टॉयलेट्स। टॉयलेट्स यूजिंग वेरी लिटिल वाटर फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ human waste. Next is sanitation at public places. तो public places like railway station, bus stand, airport, hospitals, main bazaars and country fairs are generally very crowded places. बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। A large amount of garbage waste is generated in such places. If this waste is not disposed of properly, it can give rise to an एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है महामारी, तो बीमारियां जो बहुत ज़्यादा लेवल पे फैल जाती है, सो वो एक महामारी का रूप ले लेती है, विच इज़ epidemic. Although the government has laid down certain standards of sanitation at such places, but generally these are not followed. लोग इसको follow नहीं करते हैं. As responsible citizen, we can contribute to maintaining sanitation in public places by adhering to the following guidelines. क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। सबसे पहले हमें अगर कुछ भी हम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत अपने से और अपने घर से ही करनी पड़ेगी, तभी हम चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में। सो अवॉइड स्पिटिंग और यूरिनेटिंग इन पब्लिक एरियाज, इधर उधर थूकना, यूरिन करना, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। यूटिलाइज डस्टबिन फॉर डिस्कार्डिंग एम्प्टी कॉफ़ी कप्स, वेस्ट पेपर एट्सेट्रा, इधर उधर थ्रो नहीं कर देना चाहिए। सब वेस्ट कहाँ डालना चाहिए, बिन्स में डालना चाहिए। refrain from throwing plastic packaging materials or shopping bags on the roads and educate our family, neighbors and friends about the importance of sanitation in public places. तो हम अगर साफ सुथरा रखेंगे, सब लोग अगर साफ रखेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, क्योंकि इतने लोग हैं, अगर हम कर रहे हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो एक से ही चेंज आता है, और हम साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स फॉलो करेंगे, फैमिली मेम्बर्स फॉलो करेंगे तो हम हमारी सोसाइटी में भी बता पाएंगे। एक को देखकर दूसरा एजुकेट होता है और धीरे धीरे चेन बन जाती है और प्रैक्टिस बन जाती है, ये हैबिट में आ जाता है हमारी, राइट। तो ये हमारी हैबिट फॉर्म हो जाती है, राइट। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of each and every citizen, right children? Now let's memorize what is sewage. Sewage is a liquid waste. So sewage is a liquid waste containing wastewater from homes, from industries, hospitals, rundown rainwater and many dissolved and suspended substances. This is collectively known as sewage. Now what is sludge? So sludge is a solid such as feces,
settled at the bottom of the circular tank, right? और इसको हम collect करके, sludge को collect करके क्या बनाते हैं? Biogas बनाते हैं with the help of anaerobic bacteria. Waterborne diseases caused by disease-causing microorganisms in water. So these are known as waterborne diseases. So sewage is released from our homes, agricultural lands, factories, industrial units, mines, construction sites, hospitals, marketing complexes, offices and schools. So सब जगह से जो गंदा पानी होता है वो आता है. So collectively it is known as sewage. Sewage is a complex mixture of many kinds of contaminants और impurities. तो इनमें क्या होते हैं? contaminants होते हैं और impurities या pollutants होते हैं. Sewer system consists of network of big and small pipes called sewers. छोटे बड़े पाइप्स को क्या बोलते हैं? सीवर्स बोलते हैं, जो contaminated water को लेकर आते हैं from the production site to the water treatment plant, right? So the process of sewage is treated in 3 steps: primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment, right? 3 steps हैं: primary treatment, secondary and then tertiary. Waste water purified in treatment plant is released into water bodies. So जो water है वो purify हो गया है, उनको water bodies में release कर दिया जाता है. Some low cost on-site sewage disposal systems like septic tank, vermicomposting toilets are also used for sewage disposal. Next is contaminated water used for drinking and other purpose may cause many diseases like cholera, typhoid, polio or meningitis, hepatitis and dysentery. So these are some diseases or waterborne diseases. So quickly do the exercises now. The first question, darken the correct option in the OMR sheet. First is pure water is colorless, odorless and transparent, as we all do always. So I am darkening the circle. Rest you all need to do on your own. Second one, which of the following is not a water pollutant? So oxygen is not a water pollutant. Third one, the aerobic bacteria can be grown in the clarified water by chlorination, sedimentation, filtration or aeration. So the correct option is aeration. Fourth one, which component of the cooked food should not be disposed of into the drain? Dry vegetables, oil, ghee, none of these, and supernatant liquid. So oil and ghee should not be disposed of into the drains. Next is the fuel obtained from decomposing sludge. This is called biogas. Right, children? Next question is fill in the blanks. First fill-up sewer system consists of a network of pipe which is called sewerage. Next one, wastewater is passed through bar screens to remove big materials. Third one, a substance that leads to pollution is known as pollutants. Fourth one, the main holes are provided at every 50 meter to 60 meter in the sewerage. Fifth fill-up is the impurities which make the water unfit for the use are called contaminants. Sixth one, septic tanks are suitable where there is no sewerage system. Next question is true and false. First statement is paints and motor oil should be disposed of into the sink, so which is not true, right? So means this is a false statement. Biogas plants offer safe and hygienic disposal of waste. This is correct. Third statement is network of sewer pipes form a sewage treatment plant. This is false. Clarified water is carried for the secondary treatment. Again false.
And the last one, after disinfection, treated water is discharged into the distribution system. This is the correct statement. Children, next is very short answer type question. First question, what is contamination of water by harmful substances and germs, etc. called? So this is called water pollution. How is the blackish brown oily and leathery water that goes down the drain termed? This is termed as wastewater. Question number 3, what are the diseases caused by pollutants in water called? So these are called waterborne diseases. Fourth one, what are the setups used for purifying water waste called? So this is called WWTP, which is wastewater treatment plant. Question number 5, which bacteria decomposes the biodegradable contaminants present in the clarified water? So these are aerobic bacteria. So question number 6, name 2 chemicals used to disinfect water. So 2 chemicals are chlorine or ozone, right? Chlorine and ozone. So children, next is short answer type question. First question, name 4 diseases that can be caused by an improper drainage system. So diseases that can be caused by an improper drainage system include cholera, dysentery, typhoid and jaundice. Second question, how should the waste oil or ghee be disposed of? So answer is waste oil or ghee can be disposed of by soaking it in a waste cotton cloth before disposal. This method helps in containing oil or ghee as a solid waste. Question number 3, what are the various types of on-site sewage disposal system? Answer is on-site sewage disposal systems include septic tanks, composting toilets and chemical toilets. Question number 4, what should be the properties of pure water? Answer is pure water or clean water should be colorless and odorless. It should not contain any suspended impurities, germs and salts such as urea, cyanides and nitrates. Question number 5, mention the pollutants present in sewage. Answer is organic pollutants such as human feces, animal waste, oil, urea, pesticides, herbicides, fruits and vegetable waste. Next, inorganic waste, which includes nitrates and phosphates of metals, bacteria causing typhoid and cholera, and lastly microorganisms causing dysentery. Next is long answer type question. This is your homework. You need to answer these questions on your own. So we have completed this chapter, wastewater treatment. So we got to know that we should not waste water. It is a natural resource. We should use it wisely, right? So that's it for this chapter. We have completed it. Hope you have enjoyed the session. For more, stay tuned for the next videos. Bye kids.